हे क्लास 8। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। और चैप्टर 1, 2 और जो 3 है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है। तो यदि आपने चैनल पे अभी तक इन वीडियोस को देखा नहीं है तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। चैप्टर 1 मैटर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और इवन चैप्टर 3 एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर्स जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री क्लास 8 में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। और आज हम लोग द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या-क्या सीखने वाले हो। तो जो आपका लर्निंग आउटकम्स है वो देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट है डिस्क्राइब दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब अभी तक आप एटम्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे और मैटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम उसके और अंदर जाएंगे और डीप में जाएंगे और अब हम मैटर्स, एटम्स के इनसाइड क्या क्या होते हैं, क्या सब पार्टिकल्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम डिफाइन करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, जो एटम के नंबर्स होते हैं, जो मास नंबर होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स एंड रेडिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइनिंग विथ वन अदर ऑफ द एलिमेंट। दैट मीन्स हम वैलेंसी जो है वो एलिमेंट का निकालना सीखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम एंड etc। तो चलिए स्टार्ट करते हो और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका एटम्स के बारे में आने की, चूंकि ये चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो आपको थोड़े से बेसिक्स जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको एटम्स के बारे में जाननी है, एटम्स का हिस्ट्री जानना है, एटम क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं। तो आप अपने आसपास में जो मैटर है उन सभी मैटर से तो काफ़ी ज़्यादा आप अवगत हो चुके हो अब तक, चूंकि आप क्लास 8 में आ गए हो। और उन मैटर्स में आपको जो मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, फंडामेंटल जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, उसके बारे में भी आपने अभी तक जान लिया है। और इस एटम को ही हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। एटम जो है वो एक्सट्रीमली मिनट पार्टिकल्स होता है जिसे हम लोग नेक्ड आई से तो बिल्कुल नहीं दे सकते। However, there are experimental proof about the existence of atom and they can even be seen through very powerful electron microscope। नॉर्मल और ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से मीन से एटम्स को देख ही नहीं सकते। आपको पता है 1 ड्रॉप्स ऑफ वाटर में 1 मिलियन, दैट मीन्स 10 लाख एटम्स होते हैं। 1 ड्रॉप्स ऑफ वाटर में 10 लाख एटम्स होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा वो स्मॉल है, या 10 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है। तो इतना ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से इतने एटम्स इतने स्मॉल होते हैं तो हम लोग उसको देख ही नहीं सकते। तो चलिए अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है वो एटम्स वर्ड कहाँ से आया, इन एटम्स के बारे में हमने कहाँ पे पहली बार पढ़ा, कैसे लोगों को एटम्स के बारे में पता चला। तो इन एंशियंट टाइम्स इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स वर पजल्ड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। पुराने ज़माने में इवन इंडियन फिलोसफर्स थे और इंडियन फिलोसफर्स को ही रीड करके जो ग्रीक फिलोसफर्स हैं और बाकी जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने जो है एटम्स के बारे में बात करा और उनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। धीरे धीरे जो कन्फ्यूजन है वो हटता गया और जो आइडिया है मैटर मस्ट बी मेड ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्स, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। इन एंशिएंट टाइम्स ये माना जाता था मैटर है, इवन ये हिंदूज रिलीजन में काफ़ी बार डिस्कस होता है कि जो भी आपका मैटर है वो सिर्फ 5 चीज़ों से मिलके बनी है। वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई, जिसे हम लोग पंच तत्व के नाम से जानते हैं और काफ़ी बार इसका जिक्र होता है। These are the 5 fundamental elements of every मैटर, ऐसा माना जाता था। बट वी नो दैट एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, और हम जानते हैं कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो एक या एक से अधिक एटम से मिलकर बना होता है, जिसका अपना एक डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। और इन सभी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी क्लासेस चैप्टर 1, चैप्टर 3 और इवन क्लास 7 में हमने इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो इंडियन फिलोसफर हैं, जो हमारे फर्स्ट इंडियन फिलोसफर हैं जिन्होंने सबसे पहले एटम्स के बारे में बात करा, वो है महर्षि कन्नड़ का पॉइंट ऑफ व्यू एटम्स को लेकर के। और ये जो है 600 BC, अप्रॉक्स 600 BC, समझ रहे हो, जब वर्ल्ड में इसके बारे में कहीं पे चर्चा नहीं थी, किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, उस वक्त जो महर्षि कन्नड़ हैं उन्होंने सबसे पहले मैटर के बारे में बताया था कि मैटर कंसिस्ट करता है इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु। मैटर जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिससे हम लोग सब डिवाइड नहीं कर सकते उस पार्टिकल्स को, जिसका उन्होंने नाम दिया था
परमाणु। परमाणु का वर्ड आया कहाँ से? तो परमाणु आया परम वर्ड से। परम का मतलब होता है अल्टीमेट, अल्टीमेट एंड अणु मीन्स पार्टिकल, अणु मीन्स पार्टिकल और परम मतलब बहुत छोटा, अल्टीमेट। नाउ कॉल्ड एटम्स, जिसे हम लोग अभी प्रेजेंट में एटम्स कहते हैं, और ये जो ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस था, इनके द्वारा दिया गया ये वर्ड। परमाणु डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और महर्षि कन्नड़ बताते हैं कि जो परमाणु है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, रैदर कॉम्बाइंस विथ वन अदर, और ये परमाणु एक दूसरे से कॉम्बाइन हो जाते हैं टू फॉर्म बिगर पार्टिकल्स कॉल्ड अणु। अणु जो है वो बिगर पार्टिकल्स है और अणु से भी छोटे। फिर इन्हीं चीज को रीड करने और स्टडी करने के बाद 600 बीसी से लेकर 370 बीसी जो ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस हैं वो परमाणु का नाम चेंज करके एटम्स कहते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने जगह के हिसाब से। क्योंकि ग्रीक वर्ड जिसका नाम एटमोस है, और एटमोस का मीनिंग होता है इनडिविजिबल, यानी जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, और एटम कॉम्बाइंस केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, जिसे हम लोग अभी डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, ये ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस का दिया हुआ है। और जो डेमोक्राइटस है वो इंस्पायर हुआ है किससे? तो वो इंस्पायर हुआ है महर्षि कन्नड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो हो गई पुरानी बातें, ये पहले के टाइम में ये सब चला आ रहा था। लेकिन अब हम देखेंगे डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। ये हो गया आपका 1808 आने की मॉडर्न एरा में जो एटम्स को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू और क्या थ्योरी है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो 1808 में जो जॉन डाल्टन एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं एटम्स को। मेन फीचर्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर, फर्स्ट पॉइंट कहता है मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। वो बताता है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मैटर जो है वो बहुत ही स्मॉल और इनडिविजिबल पार्टिकल से मिल करके बना है, जिसे हम लोग एटम कहते हैं। और इस एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम जो है एलिमेंट का, किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब बिल्कुल एक जैसे होते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ साइज, मास, डेंसिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज, साइज और मास के अकॉर्डिंग जो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट में वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। बट दे डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, लेकिन वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग होते हैं। चलिए मैं इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। मान लो ये हमारा ऑक्सीजन एलिमेंट है और ये है हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट। तो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट्स के अंदर आपके एटम्स होंगे, तो जो एटम होगा उसका नाम होगा ऑक्सीजन एटम। तो इस एलिमेंट के अंदर जितने भी ऑक्सीजन एटम होंगे उनका शेप, साइज, कलर, मास, डेंसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज विल ऑलमोस्ट एक जैसा होगा। लेकिन जो हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर भी तो पार्टिकल्स होंगे, एटम्स होंगे, लेकिन इसका जो पार्टिकल्स होगा वो कैसा होगा? वो होगा आपका डिफरेंट होगा। पार्टिकल्स हैं वो भी एटम्स ही हैं, लेकिन ये जो एटम है वो हाइड्रोजन एटम है, तो इसका साइज, शेप, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड बाकी जो चीजें हैं वो ऑक्सीजन से क्या होगी? डिफरेंट होगा। तो ये कहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कॉम्बाइंस इन स्मॉल नंबर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। देखो जो भी मॉलिक्यूल्स है वो एटम्स के मिलने से बनता है, और ये हमेशा स्मॉल नंबर में कॉम्बाइन होता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन कि जब भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो एटम्स स्मॉल नंबर में मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। नंबर 5 है atoms of element combine with the atoms of another element in simple whole number ratio to form molecules of a compound। और एटम, जॉन डाल्टन कहता है कि जो आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो कंपाउंड में आपको पता है कि जो है वो मोर देन वन एलिमेंट रहते हैं। मान लो ये एक एलिमेंट है और यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट, दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के मिलने से आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसमें भी एलिमेंट जो है वो सिंपल होल नंबर में प्रेजेंट रहता है। और क्या रियलिटी है नहीं है इसके बारे में हम लोग और डिटेल्स में आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स का पॉइंट ऑफ व्यू है एटम्स को लेकर के। नंबर 6, डाल्टन कहता है कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर का, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और एटम्स के जो अरेंजमेंट है मैटर में वो सिर्फ रीअरेंज होता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। नीचे एक नोट दिए हुए है और आई थिंक इतना ही
6 पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 6 के अच्छे से समझना। आपको समझ नहीं आए तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हो। और चलिए इस नोट को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द लेटेस्ट रिसर्च अबाउट एटम्स, जो अभी प्रेजेंट में रिसर्च हम लोग पढ़ेंगे, तो वो बताता है, प्रूव करता है कि मोस्ट ऑफ द फीचर्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की जो मोस्ट ऑफ द फीचर्स है वो इनकरेक्ट है। बट डाल्टन्स वाज राइट, लेकिन डाल्टन राइट था दैट एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। लेकिन जो डाल्टन ने कहा कि एटम्स जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये बात सही थी, और बाकी की जो बातें हैं वो ऑलमोस्ट इनकरेक्ट था। तो ये सही बात क्या है उसके बारे में हम लोग आगे, आई होप दैट आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। सब एटॉमिक, जिसे हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं एटम्स का, एंड अर्ली मॉडल्स ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो है हम लोगों को ये पता था कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी भी मैटर का एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। लेकिन जो लेटेस्ट स्टडीज होता है, डिस्कवरीज होती है, और लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक ये प्रूव्ड हो जाती है कि एटम्स जो है वो डिविजिबल है। एटम जो है वो अपने आप में एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम्स के बाद भी, उसके बाद भी जो है वो कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एटम जो है वो डिविजिबल है, और दे आर कंपोज्ड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सोचा, क्या मान रहे थे हम लोग कि जो एटम्स है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और जितने भी एलिमेंट कंपाउंड या फिर मैटर है वो कंपोज्ड हुआ है किससे, तो एटम से हुआ है। लेकिन 18th और 19th सेंचुरी तक, 19th और 20th सेंचुरी तक आकर ये क्लियर हो जाता है कि एटम जो है वो भी किसी स्मॉल पार्टिकल से कंपोज्ड हुआ है। जो कि 3 मेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है एटम्स में, वो है आपका पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन, और थर्ड इज न्यूट्रॉन। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो एटम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर यूं हम ऐसे कहें कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। These particles are also called fundamental particles और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब ये प्रूव हो जाता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और इसे हम कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव चार्ज में चेंज कर सकते हैं, तब साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात ठनकती है कि यदि इसे हम कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव के जैसा ये बिहेव कर रहा है, इसका मतलब जरूर कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं जो इस एटम्स के अंदर है। तो इसके बारे में लोग आगे पढ़ेंगे कैसे जो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी होता है। तो फिलहाल आपको ये बात याद रखनी है कि एटम्स के जो फंडामेंटल और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे बहुत ही सावधानी और ध्यानपूर्वक पढ़े देखे से, क्योंकि ये समझना काफी इम्पॉर्टेंट है, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है समझना, तो आप अटेंशन दोगे तो ही समझ पाओगे। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। तो ये डेट और नेम याद रखनी है। जब वो स्टडी कर रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, तब उसने बाई चांस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करा 1897 में। नेम याद रखनी है, जे थॉमस। इसके पहले विलियम क्रूक्स एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जो परफॉर्म करता है एक एक्सपेरिमेंट इन 1879, दैट मींस ऑलमोस्ट कह सकते हो आप 18 to 20 years ago, टू स्टडी द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। चलिए अब देखते हैं कि जो विलियम क्रूक्स है उसने डिस्चार्ज ट्यूब कैसे बनाया था, और वहां से जो है कैथोड रेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया। तो बेसिकली एक ग्लास ट्यूब को यूज करा उसने, जो एक डिस्चार्ज ट्यूब था, विच वाज सील्ड एट बोथ एंड्स विथ मेटल प्लेट्स, और इस ग्लास ट्यूब को दोनों साइड से मेटल प्लेट से सील्ड किया गया था। द मेटल प्लेट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स ऑफ करेंट वाज कॉल्ड द एनोड, और इस डिस्चार्ज ट्यूब को उसने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा एक मेटल को जो कि एनोड कहलाया, और दूसरे प्लेट को कनेक्ट किया नेगेटिव टर्मिनल से जो कि था कैथोड। तो देखो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो प्लेटें हैं वो आपका एनोड और कैथोड है। एनोड है जो पॉजिटिव चार्ज है, एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, और कैथोड जहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कनेक्ट किया गया है। अब आगे क्या है, इट कंटेन अ गैस एट अ वेरी लो प्रेशर, ऑलमोस्ट इवैक्यूएटेड, मतलब ऑलमोस्ट खाली ही था, उसमें बहुत कम अमाउंट में जो गैस है और बहुत ही कम प्रेशर में था। तो विलियम क्रूक्स ये करने के बाद ऑब्जर्व करता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हाई वोल्टेज वाज पास्ड, जब इलेक्ट्रिक करंट को हाई वोल्टेज के साथ
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आपको फिगर में दिया हुआ है वो जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, ये आपका ट्यूब है, देख सकते हो इसमें दो प्लेटें लगी पड़ी है, एक इस एंड में और दूसरा इस एंड में, और इसको कनेक्ट किया पॉजिटिव से और यहाँ पे कनेक्ट किया इसको नेगेटिव टर्मिनल से। तो जो नेगेटिव टर्मिनल वाला है वो हो गया आपका कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हो गया आपका एनोड। और यहाँ पे नीचे देखो इंडक्शन कॉइल यानी कैसे होते हैं ना, किसी एक बहुत ही सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया हुआ है। तो आगे क्या होता है, इट स्टार्ट ग्लोइंग ड्यू टू द एमिशन ऑफ रेज फ्रॉम द कैथोड, ही कॉल्ड दिस रेज कैथोड रेज। तब उसने ये ऑब्जर्व करा कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है इन गैसेस के पार्टिकल्स होकर के, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक रेज एमिट करते हैं, एक लाइट की तरह एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, जिसे उसने कैथोड रेज कहा। नेक्स्ट टॉपिक है जे थॉमसन्स वर्क ऑन कैथोड रेज। तो अब सेम इसी कॉन्सेप्ट को जो है जे थॉमसन जो उसको स्टडी करता है, और बोल सकते हो इसी कॉन्सेप्ट को चीटिंग करने के बाद जे थॉमसन जो है वो आपका कैथोड रेज को फाउंड करता है, और इसी कैथोड रेज जो कि नेगेटिव टर्मिनल से होकर के रेज हो रहा था, जिसका नाम बाद में पड़ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, और फिर बाद में ये कंक्लूड हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वही आपका एटम्स में प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी होता है, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है उस वक्त के लिए। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूड होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रॉन जो वो नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, तो वो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सेकेंड में है दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एटम्स, और जितने भी एटम्स हैं उन सभी में, चाहे वो किसी भी एलिमेंट के एटम हो, उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता ही है। द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और जो इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टीज है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसका जो नेचर है वो गैसेस के नेचर से एग्जैक्ट अलग था। नेक्स्ट नंबर 4 है कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास था, जिसका मास है 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। तो ये आपको याद रखनी होती है, विच इज ओनली 1/1837 ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो हाइड्रोजन के मास से 1/1837 टाइम्स छोटा था। देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू हैव नेग्लिजिबल मास। तो ये कहा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें नेगेटिव चार्ज होती है और नेगेटिव पार्टिकल्स होती है, और जिसका नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है 1.60 इंटू 10⁻29 कूलम्स के। तो ये कूलम जो है वो चार्जेस को मेजर करने की एक यूनिट है। अब शॉर्ट में देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल e⁻0, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे -1। द सुपरस्क्रिप्ट 0 रिप्रेजेंट करता है मास को, और जो सबस्क्रिप्ट -1 है वो रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी होने के बहुत सालों बाद जो है वो आपका प्रोटॉन का डिस्कवरी होता है, और प्रोटॉन को P पॉजिटिव से डिनोट करा जाता है। और जो प्रोटॉन का डिस्कवरी है वो E गोल्डस्टीन ने करा था, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था। जब वो परफॉर्म कर रहा था एक एक्सपेरिमेंट फिर से उसी डिस्चार्ज ट्यूब से, तो अभी तक हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रॉन का को डिस्कवरी कर लिया, और साथ ही साथ गोल्डस्टीन के द्वारा जो है वो प्रोटॉन का भी डिस्कवरी हो गया। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इस प्रकार का सिंबल यूज करते हैं, P फॉर प्रोटॉन, उसके सबस्क्रिप्ट पे 1 और सुपरस्क्रिप्ट पे भी +1। जो सुपरस्क्रिप्ट 1 है वो रिप्रेजेंट करता है 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1 मास, और जो सबस्क्रिप्ट है यानी कि जो नीचे में +1 लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चलिए नेक्स्ट, अभी तक तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही डिस्कवरी हुआ है। तो ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन में क्या देखनी है आपको, कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का जो मास है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होती है, और जो कि इक्वल टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एटम्स के मास के इक्वल होती है प्रोटॉन का भी मास। और एक प्रोटॉन जो है वो कैरी करता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि इक्वल होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्स के। तो इस तरह से ये बात प्रूव हो गई कि जो एलिमेंट्स है
वो कंपोज्ड होता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से। और चूंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि जब एटम्स का बिहेवियर आप बाहर में ऑब्जर्व करोगे तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वो ना ही पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है ना ही नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसी भी एटम्स में वो क्या होते हैं, इक्वल होता है। इसीलिए किसी भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता और ये अपने आप में क्या रहती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आगे देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने, अपना बहुत सारा प्यार दे ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा। तो थैंक्स गाइस।